हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डिस्टोपियन राइटिंग में क्या क्या आप अपने एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं, किस तरीके से आपको अपने आंसर्स की शुरुआत करनी चाहिए, फॉर द फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए। इससे आपका बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर क्रिएट हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और सभी नोट्स लीजिए साइड बाय साइड। सिलेबस समझिए। सबसे पहले अपना मेरी शेले, एच.जी. वेल्स, मैल्कम ब्रैडबरी, ये तीन राइटर्स हैं मेजर आपके। और डिस्टोपियन राइटिंग्स इस प्लेलिस्ट में मैंने कवर किए हैं ये तीनों वीडियोस डिटेल में। तो पहले तीनों की स्टोरी को, प्लॉट को समझिए, फिर इस वीडियो पर आइए जो हम अभी कर रहे हैं। तब आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा फ्रूटफुल भी रहेगा। ये तीन वीडियोस हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो हियर आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग वो वीडियोस देख कर आए हैं, प्लॉट को समझ कर आए। शुरुआत आपको कैसे करनी है? शुरुआत आपको, फॉर एग्जांपल, आपको लास्ट मैन का क्वेश्चन आता है तो इस इंट्रोडक्शन से करनी है। एच.जी. वेल्स टाइम मशीन का क्वेश्चन आता है तो इस इंट्रोडक्शन के साथ करनी है। रे ब्रैडबरी के फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन आता है तो इस इंट्रोडक्शन के साथ करनी है। आपको बेसिकली बताना चाहिए कि नॉवेल कब पब्लिश हुआ था, किसने लिखा था, कौन से एरा का है, कुछ बेसिक्स क्या बताए गए हैं उस नॉवेल में। तो मेरी शैली का साइंटिफिक नॉवेल लास्ट मैन 1826 का पब्लिश है, ईयर याद रखिए। स्टोरी कब की, कहाँ की है? लेट 20th सेंचुरी यूरोप की स्टोरी दिखाई गई है, विच हैज़ बीन डेविस्टेटेड बाय अ प्लेग। प्लेग, पेंडेमिक, ऐसा कुछ आया है जिसकी वजह से पूरी मैनकाइंड डिस्टर्ब हो गई है, डेवस्टेट हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है और लगभग पूरी ही मैनकाइंड स्वेप्ट आउट हो गई है और इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। टाइम मशीन आए तो भी आप ये तो बताएंगे ही, उसके साथ ही साथ एक लाइन में लिख दीजिए कि ये किताब किस बारे में है। वन ऑफ द फर्स्ट वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन। सेम वे साइंस फिक्शन नॉवल है हमारी फ़ारेनहाइट 451 जो कि पब्लिश हुई थी 1953 में। ये भी एक ऐसी सोसाइटी डिस्क्राइब करती है जहाँ पर बुक्स को पर्सोनिफाई किया गया, सोसाइटी के लिए एक खतरा माना गया, प्रोहिबिट किया गया। एंड देर आर सम फायरमैन जिनका काम है कि बुक्स को जैसे ही वो पाएं उन्हें बर्न डाउन कर दें। तो ये हो गया आपकी इंडिविजुअल नॉवेल का इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने राइटर्स का। मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, एच.जी. वेल्स, रे ब्रैडबरी। मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट इंग्लिश राइटर थी जो कि काफ़ी पॉपुलर थी फ्रैंकेनस्टीन लिखने के लिए। उनके किसी और पॉपुलर मेजर वर्क को अगर आप मेंशन कर दें तो एग्जामिनर विल बी वेरी इम्प्रेस्ड, योर आंसर विल बी ब्यूटिफाइड और आपकी आंसर की लेंथ भी बढ़ जाएगी। के सारे पॉजिटिव काम होंगे। शी ऑल्सो एडिटेड एंड प्रमोटेड द वर्क्स ऑफ हर हस्बैंड पी.बी. शेले। पी.बी. शेले जिनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। पी.बी. शेले की 29 ईयर्स की एज में ड्राउनिंग से डेथ हो गई थी। उनके वर्क्स को भी पब्लिश किया मेरी शेली ने पी.बी. शेले की डेथ के बाद। एच.जी. वेल्स, एच.जी. वेल्स इंग्लैंड के राइटर्स थे। बहुत सारी जॉनराज में इन्होंने काम किया है। ओवर 50 नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं, बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है और मेजर जो पॉपुलर है वो तो साइंस फिक्शन के लिए ही हैं, लेकिन इसके अलावा ही वॉज इन्वॉल्व इन क्रिटिसिज्म, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, पॉपुलर साइंस, सटायर, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। रे ब्रैडबरी काफ़ी पॉपुलर स्क्रीन राइटर भी थे, ऑथर थे यूनाइटेड स्टेट्स के। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अमेरिकन राइटर्स ऑफ 20th सेंचुरी। अगर ऐसा कुछ भी आप किसी भी राइटर के बारे में लिखते हैं तो दैट विल डू। एच.जी. वेल्स के बारे में भी लिख सकते हैं, मेरी शैली के बारे में भी लिख सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ दिस एरा, दैट एरा, जिस भी एरा के वो राइटर्स हैं, आप कहीं भी इस लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर दीज राइटर्स। काफ़ी सारे जॉनराज में लिखा है ब्रैडबरी जी ने भी, फैंटेसी में, साइंस फिक्शन में, हॉरर में, मिस्ट्री में और रियलिस्टिक फिक्शन में। ये तीनों नॉवेल्स ही आपके डिस्टोपियन कैटेगरी में आते हैं। तो उसके बाद आप ये भी लाइंस ऐड कर दीजिए कि दिस नॉवेल इज़ अ डिस्टोपियन नॉवेल, चाहे आपके पास तीनों में से किसी का भी क्वेश्चन आए। वर्ड टू वर्ड किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, समझ लीजिए। डिस्टोपियन नॉवेल्स के 3 फीचर्स आप अपने एग्जाम में बुलेट पॉइंट्स में ही लिख देंगे, वो भी आपके आंसर को ब्यूटीफाई भी करेगा और लेंथ भी देगा। डिस्टोपियन सोसाइटीज ऐसी दिखाई जाती हैं जो कि अनडिजायरेबल हैं, हॉरिफाइंग है। डिस्टोपियन सोसाइटीज़ आर यूजुअली फ्यूचरिस्टिक। आपको इन नॉवेल्स में देखने को मिला होगा कि फ्यूचरिस्टिक सोसाइटीज़ हैं।
तो आप जस्टिफाई कीजिए अपने उस पॉइंट को। डिस्टोपियन डिपिक्शंस कैन बी रिगार्डेड एज वार्निंग्स कि ह्यूमन बींग्स को अपने कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ चेंज लाने होंगे, नहीं तो कोई ना कोई ट्रबल होगी, कोई डिसीज आएगा फ्यूचर में, मैनकाइंड पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है, किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इंटेलेक्ट गायब हो सकता है फ्यूचर वर्ल्ड से। तो कोई ना कोई वार्निंग होती है कि आज अपने कर्मास में हमें चेंज करना पड़ेगा टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द नेचर, टुवर्ड्स द मदर अर्थ। अगर वो चेंजेस हम नहीं करेंगे, एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंट को प्रिजर्व नहीं करेंगे, अपने आप को मशीन्स का स्लेव बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। नहीं तो सच में लगभग ऐसा ही हो जाएगा जैसा कि इन तीनों नॉवेल्स में दिखाया गया है। इसके बाद आपकी कॉमन लाइन है जो सारी नॉवेल्स के लिए यूज कर सकते हैं इन तीनों के लिए। डिस्टोपियन स्टोरीज आर वेरी इफेक्टिव एट एक्सप्लोरिंग द फ्रैक्चर्स एंड इनइक्विटीज इन आवर एवरीडे लाइफ्स। सोसाइटी में हमारे क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या ट्रबल्स हैं, उन सबको हाईलाइट करती हैं डिस्टोपियन नॉवेल्स बाय थ्रोइंग अप सिनेरियोज इन विच ड्रीम्स ऑफ अ बेटर वर्ल्ड हैव बिकम नाइटमेरिश। सोसाइटीज ऐसी हो गई हैं कि बेटरमेंट की तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं की जा सकती। दे कैन नॉट इवन थिंक अबाउट द बेटरमेंट। दे टेक प्रेजेंट कंडीशंस एंड चैलेंजेस एंड extrapolate them into a society that is deeply recognizable but more extreme than our own. आज की ही कंडीशंस हैं, आज के ही चैलेंजेस हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा एक्सैजरेट करके फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि क्या इतनी डेवस्टेटेड हो जाएगी हमारी सोसाइटी। और शायद इसका जवाब है अनफॉर्चुनेटली येस। अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा, हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते रहे और गैजेट्स के स्लेव्स बनते रहे, तो सोसाइटी एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इतना आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे रिस्पेक्टिव टू योर नॉवेल ऑफ कोर्स, और उसके बाद उस पर्टिकुलर नॉवेल को एक्सप्लेन कर दीजिए। आपको क्वेश्चंस मैक्सिमम आएंगे कि व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ दिस नॉवेल, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ लास्ट मैन, व्हाट आर द डिस्टोपियन फीचर्स ऑफ द लास्ट मैन में जो होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, समथिंग लाइक दैट। तो आपको लिखना बेसिकली वही सब कुछ है, लेकिन आप वीडियो ज़रूर देखिए, डिटेल्ड वीडियो, जिससे कि आप एक्सप्लोर कर पाए। राइट, आपका माइंड इतनी तेज़ी से चले कि आपके पेन को हेल्प करे किस तरीके से क्या लिखना है। In The Last Man, Mary Shelley criticizes the idea which suggests that humankind can reach human perfection through reason. अब हमें सोचकर लगता है कि आज का ह्यूमन तो बड़ा इंटेलिजेंट है, हम लोग मार्स पर जा चुके हैं, चांद पर जा चुके हैं, लेकिन शायद इतना इंटेलिजेंट होना ही नेगेटिव हो जाएगा इन फ्यूचर। द नॉवल कमेंसेस इन द ईयर 2073। कुछ फैक्ट्स भी आपको मेंशन करने हैं हर नॉवल के। और हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है लायनल वार्ने, जो कि एक ऑर्फन है whose ultimate fate as the last human alive is revealed as the world around him rapidly collapses due to an unnameable plague. हम लास्ट पर्सन का नाम लिखना है, उस ईयर का नाम लिखना है जिसमें हमारे नॉवेल की सेटिंग है, और क्यों वो लास्ट मैन है वो रीजन लिखिए। She uses dystopian elements to indicate that no matter which political reforms and solutions dominate the world, इट डजेंट मैटर एट ऑल कि फ्यूचर में कौन सी गवर्नमेंट आएगी, क्या उनकी पॉलिसीज होगी। एवरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लूजेस इट्स पावर व्हेन एन अनस्टॉपेबल एंड इनक्योरेबल प्लेग टेक्स ओवर। राइट, प्लेग एक्चुअल में वहाँ पर एक मेटाफर की तरह यूज किया गया, नॉट एक्चुअली डिसीज दिखाया गया, लेकिन सोसाइटी कितनी ज़्यादा अपनी ही नेगेटिव वैल्यू से अफेक्टेड हो जाएगी कि पूरी सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी इन फ्यूचर। अब बात करते हैं टाइम मशीन की। टाइम मशीन के बारे में अगर अलग से क्वेश्चन आया तो दिस इज समथिंग विच यू कैन ऐड ऑलमोस्ट टू एवरी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। टाइम मशीन क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि हमारी दुनिया के लोग और उस दुनिया के लोग जो कि ईयर 802701 में दिखाए गए, दे आर इन नीड ऑफ सेल्वेशन। मुक्ति की ज़रूरत है। अब ये अर्थ लिवेबल प्लेस नहीं रह गए। दो ब्रीड्स रहती हैं, मॉर्लॉक्स एंड एलॉय, जो कि देखने में एलिगेंट है लेकिन इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं है। फ्यूचर बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल अनप्लेजेंट है। ना सिर्फ अनप्लेजेंट बट
जब हमारे ट्रेवलर वहाँ पर ट्रेवल करते हैं उस टाइम पीरियड में वो देखते हैं कि दुनिया ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। वहाँ से 802 701 से वो फ्यूचर में भी जाते हैं और फ्यूचर में जाते हैं ऐसे पॉइंट पर जहाँ की एंड ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। अ टाइम इन द एंड ऑफ द टाइम मशीन देयर इज नो साइन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ही डिस्क्राइब्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वेरी मच टेरिफाइंग। कोई ह्यूमन बीइंग नजर नहीं आ रहा है। द अर्थ इज कंप्लीटली रेड एंड ओनली सम क्रीचर्स आर लेफ्ट। फ़ारेनहाइट 451, इसकी स्टोरी भी बिल्कुल डिस्टोपियन है क्योंकि ऐसी सोसाइटी दिखाई गई जो कि बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, लिवेबल प्लेस नहीं है। हमारे ऑथर हैं रे ब्रैडबरी। ही क्रिएटेड अ वर्ल्ड इन विच एवरीवन इज मिजरेबल एंड बैड। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, एवरीवन इज मिजरेबल अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, बट लोगों के दिमाग इस तरीके से ट्रिक किए गए हैं, प्रोग्राम किए गए हैं कि दे बिलीव कि दे आर हैप्पी। एक बड़ा सा टेलीविजन स्क्रीन दे दिया गया, उनके घर की वॉल को टेलीविजन स्क्रीन में कन्वर्ट कर दिया गया। सबको बोला जा रहा है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, जितना मर्जी एंजॉय करिए अदरवाइज अपनी लाइफ को, बट यू नो डू नॉट बी इंटेलिजेंट, डू नॉट हैव नॉलेज, डू नॉट रेज एनी काइंड ऑफ वॉइस अगेंस्ट द current government. As such, dystopian fiction frequently focuses on life under totalitarian governments and police states where surveillance and suppression of public opinion leads to mass fear and suffering. एक एक एक्ट को, लोगों के एक एक एक्ट को देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है और सप्रेस किया जा रहा है, राइट? दे कैन नॉट कीप अ बुक एट their house. Fahrenheit 451 fits into this dystopian fiction subgenre because it emphasizes how innovations in media technology negatively affect future society. आजकल काफ़ी हद तक ऐसा हो चुका है, people are actually lost in television. कंक्लूजन के लिए आप इन लाइंस को यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड ज़रूर करिए। यू आर दी बैचलर स्टूडेंट्स नाउ, आपके पास एक आर्ट होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन की डायरेक्शन में अपने आंसर को डिज़ाइन करना है। इन ऑल दीज नॉवेल सोसाइटीज़ आर इन स्टीप डिक्लाइन, ये हमने देखा। आपने शायद तीनों नॉवेल्स का वीडियो भी देखा, नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा और आप अच्छा आंसर कर पाएंगे। सभी नॉवेल्स में दिखाया गया सोसाइटी डिक्लाइन हो रही है। कैरेक्टर्स या तो एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं या फिर किसी तरीके का एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल अथॉरिटीज़ हैव टेकन ओवर, गवर्नमेंट का प्रोसिक्यूशन चल रहा है, गवर्नमेंट सप्रेस कर रही है सबको। डिस्टोपिया, दैट इज द रीजन वी कैन कॉल ऑल दीज नॉवेल टू बी डिस्टोपियन। डिस्टोपिया एक ऐसा फीचर है विच इज ऑपोजिट ऑफ यूटोपिया। यूटोपिया के भी थोड़ा समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। यूटोपिया ऑल्सो फीचर्स अ हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सोसाइटी। यूटोपियन सोसाइटी भी हाइपोथेटिकल होती है, बट इट रिप्रेजेंट्स एन आइडियल विजन ऑफ द फ्यूचर। बिल्कुल राम राज्य जैसा सब कुछ दिखाया जाता है यूटोपियन नॉवेल्स में, लेकिन डिस्टोपियन उसके ऑपोजिट होते हैं। हमने 3 नॉवेल्स कवर किए ही हैं। वी हैव सीन डिस्ट्रक्शन, वी हैव सीन टेक्नोलॉजिकल अथॉरिटी एंड वी हैव सीन गवर्नमेंट ऑपरेशन। आई होप यू लर्न हाउ टू राइट दी आंसर्स इन एग्जामिनेशन, लेकिन आपको समझने भी पड़ेंगे अपने टॉपिक्स। तो सभी टॉपिक्स को डिटेल में समझिए। डू वॉच दिस प्ले लिस्ट फर्स्ट एंड देन ट्राई टू फॉर्म अ ब्यूटिफुल आंसर. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.